हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 11th का चैप्टर 1 एनसीईआरटी में फिजिकल वर्ल्ड के नाम से है ये चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग बच्चों साइंस के बारे में, फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में, फिजिक्स क्या होती है ना, और साइंटिस्ट के बारे में, फिजिक्स के 4 बेसिक लॉज क्या हैं, 4 फंडामेंटल फोर्स क्या हैं, और यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। कौन कौन से फिजिक्स के साइंटिस्ट ऐसे हैं कि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं और उनको नोबेल प्राइज मिला, और ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, इन्वेंटर्स, फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें फिजिक्स के साइंटिस्ट के बारे में हम लोग को इसमें डील करना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है बच्चों साइंस। साइंस का मतलब होता है, उर्दू में इसको इल्म कहते हैं और संस्कृत में इसको शास्त्र कहते हैं। तो सिस्टमाइज एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज, सिस्टमाइज एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज को हम लोग बच्चों साइंस कहते हैं। सबसे पहले हम किसी इवेंट को देखते हैं तो उसके डेटा कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उन डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे हम लोग कोई रिजल्ट निकालते हैं। तो साइंस में हम लोग यही करते हैं कि पहले कोई एक्सपेरिमेंट किया, डेटा कलेक्ट किए और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद फिर इस तरह से उसको हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं साइंस। अब देखो साइंस की कुछ ब्रांचेज हैं। तो साइंस की 2 बेसिकली ब्रांचेज हैं, 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। एक लिविंग साइंस, लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी होती है तो वो साइंस कहलाती है बॉटनी और जूलॉजी। इसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनी में प्लांट्स के बारे में और जूलॉजी में जो जीव जंतु हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। अब नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें स्टडी की जाती है साइंस की वो ब्रांचेस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ये जो ब्रांचेस हैं साइंस की इन ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स स्टडी की जाती हैं। वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी। इन सब में इस टाइम हम सिर्फ फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो फिजिक्स क्या होता है, पूछा जाता है व्हाट इज फिजिक्स। तो इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड विच डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी एंड रेडिएशन। तो फिजिक्स में हम लोग बच्चों स्टडी करते हैं नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल जो वर्ल्ड है उसके बारे में कि जैसे प्लैनेट्स कैसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और सैटेलाइट्स कैसे प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, इन सब चीजों का स्टडी करते हैं। तो ये फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द नेचुरल फेनोमेना। ठीक है बच्चों। अब फिजिक्स के अंदर एक पुरानी फिजिक्स है जो क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है, ये न्यूटोनियन फिजिक्स कहलाती है। इसमें माइक्रो ऑब्जेक्ट के बारे में, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। प्लैनेट्स, स्टार और बड़ी बड़ी चीजें जो मूव कर रही हैं उनके बारे में क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स कहलाती है। दूसरी ब्रांच जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियस है, इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अब देखो फिजिक्स की और ब्रांचेज है। मैकेनिक्स, इसमें मूविंग करने वाली बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। स्टैटिक्स में हम लोग रुकी हुई चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, जो बॉडी रुकी होती है। तो स्टैटिक्स में हम लोग रुकी हुई चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। हीट, लाइट और साउंड, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब फिजिक्स की ब्रांचेज हैं। ठीक है। अब इसमें फिजिक्स के अंदर देखो बच्चों, या तो हम एनर्जी के बारे में, दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं, या तो मैटर है या एनर्जी है। मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोथ आइंस्टीन। एनर्जी जैसे कैपेसिटी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उनकी कैपेसिटी और पावर, इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ बेसिक 2 क्वेश्चंस हैं, 2 बेसिक क्वेश्चन कहलाते हैं। 2 प्रमुख जानकारियां हमको होना चाहिए। पहली जानकारी कहलाता है यूनिफिकेशन। इसमें पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। अब यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी इवेंट, बड़ी सी बड़ी इवेंट को एक्सप्लेन करें, जो हमारे पास 4 बेसिक लॉज हैं उनके टर्म में एक्सप्लेन कर दें।
किसी भी बड़े फिनोमेना को, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो 4 बेसिक लॉज हैं उनके टर्म में एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन कहलाता है। जैसे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी इवेंट हैं, ये न्यूटन के लॉज से इनको एक्सप्लेन किया गया। न्यूटन लॉज जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे हमने इन लोगों को एक्सप्लेन किया। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है, रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि मैक्रो इवेंट, जो बड़ी इवेंट है उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए, और माइक्रो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बड़ी इवेंट के माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको एक्सप्लेन करना। यानी माइक्रो इवेंट को, बड़ी इवेंट को छोटी छोटी इवेंट से, छोटे छोटे जो फिनोमेना है, जो माइक्रो उसके अंदर फिनोमेनाज हैं, उनके जरिए बड़ी वाली इवेंट को एक्सप्लेन करना। किसी मैक्रो इवेंट को एक्सप्लेन करना, उसके जो पार्ट्स हैं, माइक्रो कंपोनेंट्स हैं, उनके सहारे बड़ी फिनोमेना को, बड़ी इवेंट को एक्सप्लेन करना, किसी कॉम्प्लिकेटेड इवेंट को एक्सप्लेन करने का प्रोसेस कहलाता है रिडक्शनिज्म। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो बच्चों, यहाँ के ऊपर कुछ नेम ऑफ साइंटिस्ट और कंट्री जिससे वो बिलोंग करते थे और उन्होंने क्या काम किया, कौन सी उनकी डिस्कवरी फेमस हुई, तो उनमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, कुछ जो बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं उनके बारे में। देखो, हम लोग को अब्दुल सलाम, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और अमेरिका में इन्होंने काम किया जाके, और इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में स्टडी किया। अल्फ्रेड नोबल, ये अल्फ्रेड नोबल जो है, अल्फ्रेड नोबल, इनके नाम के ऊपर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ये स्वीडन के रहने वाले थे, डायनामाइट की इन्होंने डिस्कवरी की। एम्पियर में ये फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने बताया कि जब डीसी करंट फ्लो कराई जाती है किसी वायर में, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये साइंटिस्ट जॉन बार्डीन जो थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम जॉन बार्डीन, ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी की और सुपर कंडक्टिविटी यानी लो टेम्परेचर पर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं उनका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो ये सुपर कंडक्टिव फिनोमेना के लिए इन्होंने वर्क किया। उन्होंने कहा जैसे कि बहुत लो टेम्परेचर पर, 30 केल्विन टेम्परेचर पर मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है। इसके बारे में डिस्कवरी की जॉन बार्डीन ने। फिर जगदीश चंद्र बोस, ये इंडिया के रहने वाले थे, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, बहुत शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में इन्होंने डिस्कवरी की। सत्येंद्र नाथ बोस, ये भी इंडिया के रहने वाले थे, इन्होंने मैटर की 5वीं स्टेट, मैटर जो बता सॉलिड लिक्विड गैस और उसके अलावा प्लाज्मा, और लो टेम्परेचर पर मटेरियल की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो बोस आइंस्टीन नाम का पार्टिकल, बोस आइंस्टीन के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है मटेरियल। तो ये इन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस। कैवेंडिश ने, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ये कैपिटल जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था। माइकल फैराडे बहुत मशहूर है। माइकल फैराडे ने करीब 1941 डिस्कवरियां की इन्होंने, और बहुत ही फेमस हुए। इन्होंने केमिस्ट्री में भी वर्क किया, फिजिक्स में भी वर्क किया, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिए और इनकी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुई, यानी जब किसी सरफेस का फ्लक्स चेंज किया जाता है तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, और करंट यानी मैग्नेट से कैसे करंट डेवलप होती है, ये इन्होंने फैराडे ने बताया था। फिर आइंस्टीन जो है जर्मनी के रहने वाले थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, और इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्होंने काम किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब लाइट पड़ती है किसी मेटल के सरफेस पर, फोटॉन पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फिर न्यूटन, इंग्लैंड के रहने वाले थे, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशनल लॉ और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की डिस्कवरी की इन्होंने। सीवी रमन, ये इंडिया के थे, 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रमन इफेक्ट काम किया इन्होंने। उसके बाद ये जो है एस चंद्रशेखर,
एस चंद्रशेखर भी इंडिया के रहने वाले थे। स्टार कैसे बनते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस डायरेक्शन में इन्होंने काम किया। इनके नाम के ऊपर फिजिक्स में एक यूनिट भी होती है, वो चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। तो इस तरह से बच्चों ये जो है मेन साइंटिस्ट हैं और उनकी कहाँ के बिलोंग करते थे और किस डायरेक्शन में उन्होंने काम किया। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, अब तुम लोग को बताने जा रहे हैं कि फिजिक्स की 4 बेसिक लॉज हैं। पहला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर बच्चों एनर्जी मास में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, नेवर क्रिएटेड, ओनली वन काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द अदर काइंड ऑफ एनर्जी। सेकेंड लॉ बच्चों कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन एब्सेंस ऑफ फोर्स द लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो उसका मोमेंटम चेंज होने वाला नहीं। जिस वेलोसिटी से बॉडी चल रही है उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है। थर्ड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। यानी अगर किसी बॉडी पर टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क 0 है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होने वाला नहीं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। थर्ड लॉ हो गया। 4 बेसिक लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नेवर डिस्ट्रॉय, नेवर क्रिएटेड। अब बच्चों देखो, इस फिनोमेना को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज नेवर डिस्ट्रॉय, नेवर क्रिएटेड, इसको 2 मेथड हैं, 2 प्रोसेस हैं, 2 फिनोमेना हैं जो इसको बताते हैं कि ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ट्रू है। पहला कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। देखो पेयर प्रोडक्शन में ये होता है, पेयर प्रोडक्शन में बच्चों कि अगर किसी मेटल पे फोटॉन पड़े हैं, फोटॉन गिर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है। तो यहाँ देखो बच्चों एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। यहाँ के ऊपर बच्चों देखो पहले फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं था और बाद में भी नेट चार्ज 0 है। तो इसका मतलब चार्ज जो था वो अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ तो उतना ही पॉजिट्रॉन भी, पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही डेवलप हुआ। तो अगर पहले चार्ज 0 था तो बाद में भी चार्ज 0 है। इस फिनोमेना को कहते हैं बच्चों पेयर प्रोडक्शन। और पेयर एनिलेशन देखो, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिल रहे हैं तो 2 गामा फोटॉन बन रहे हैं, इसके ऊपर भी टोटल चार्ज 0 और प्रीवियसली भी टोटल चार्ज 0। तो ये फिनोमेना, दोनों फिनोमेना जस्टिफाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन। अब बच्चों बता रहे हैं आपको कि 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। पहला फंडामेंटल फोर्स जो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों 2 मासेस के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का होता है। वीक फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, यानी दोनों मासेस के मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है और कंजर्वेटिव नेचर का है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कंजर्वेटिव नेचर के हैं, ग्रेविटान के एक्सचेंज से डेवलप होते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वीकेस्ट फोर्स होते हैं और मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। यानी अगर 2 मासेस के बीच का मीडियम चेंज भी कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे चेंज होने वाला नहीं। अब दूसरा फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स तब डेवलप होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो डेवलप होता है। ये जो बीटा इलेक्ट्रॉन है वो बीटा रेस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये फिनोमेना जब डेवलप होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होते हैं।
बोसान के एक्सचेंज से डेवलप होते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है और शॉर्ट रेंज फोर्स हैं और कंजर्वेटिव नेचर के नहीं होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, दो चार्ज आपस में थोड़ी सी दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर दोनों चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो है मीडियम डिपेंडेंट है। अगर इनके बीच में कोई और मीडियम रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू घट जाती है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करते हैं। फोटान के एक्सचेंज से डेवलप होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोटान के एक्सचेंज से डेवलप होते हैं। सेंट्रल फोर्स हैं, कंजर्वेटिव नेचर के हैं और मीडियम डिपेंडेंट होते हैं बच्चों। ठीक है। अब चौथा फोर्स आता है, उस चौथे फोर्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर डेवलप होते हैं जब एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन में, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ मेसान का एक्सचेंज होता है। जब एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो मेसान का एक्सचेंज होता है। एक न्यूट्रॉन अगर पाई मेसान एब्जॉर्ब कर ले तो प्रोटॉन बन जाता है, और एक प्रोटॉन अगर नेगेटिव मेसान एब्जॉर्ब कर ले तो न्यूट्रॉन बन जाता है। तो इस तरह मेसान के एक्सचेंज से ये जो फोर्स डेवलप होते हैं इनको हम लोग स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये 0.5 फर्मी से कम दूरी पर रिपल्सिव और 0.5 फर्मी से ज़्यादा दूरी पर अट्रैक्टिव होते हैं। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ होल्ड नहीं करते। ये जो फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस की 5th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये सेंट्रल फोर्स नहीं है और ये फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के नहीं है। ये जो फोर्स होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स कहलाते हैं और सैचुरेशन इफेक्ट शो करते हैं, मतलब दो न्यूक्लियन जो पास वाले होते हैं उन्हीं के बीच में लगते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इनमें यह रिलेशन होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये फिजिकल वर्ल्ड का हमने टॉपिक फिनिश किया। अब इसके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो आपको देखना है, और कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने की, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की, एटम की डिस्कवरी डाल्टन ने की, और अब जो पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी एंडरसन ने की, और मेसान की डिस्कवरी युकावा ने की। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम हैं। अब तुम लोग को एक दो क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं, जैसे अब आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो सेंट्रल फोर्स हैं, तो आपका आंसर है यस, दे आर सेंट्रल फोर्स। इसके अलावा अब कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, जैसे न्यूटन ने प्रिंसिपिया जो किताब है वो लिखी, और प्रिंसेस ऑफ फिजिक्स ये किताब जो थी ये आइंस्टीन ने लिखी। ठीक है, इस तरह साइंटिस्ट के नाम और उनकी डिस्कवरीज के बारे में थोड़ा बहुत और भी पढ़ना है हम लोग को। अब नेक्स्ट में देखेंगे बेटा। एक दो क्वेश्चन बच्चों और है, जैसे लाइटिंग डिस्कवर्ड बाय द फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने जो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं और उससे लाइट निकलती है उसके बारे में देखा। फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स गैलीलियो कहलाते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्कवरीज माइकल फैराडे ने 16,401 डिस्कवरीज की हैं, और इन्होंने फैराडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। अब फादर ऑफ फिजिक्स 20th सेंचुरी में 20th सेंचुरी के फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन कहलाते हैं, और न्यूटन ने ये प्रिंसिपिया नाम की बुक लिखी। और पिक्चर्स ऑफ फिजिक्स ये है एक फिजिक्स की किताब जिसको आइंस्टीन ने लिखा। और टैक्यॉन्स के बारे में एक हाइपोथेसिस है कि टैक्यॉन्स पार्टिकल जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। तो ये हाइपोथेसिस है कि टैक्यॉन्स नाम के पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। थैंक यू बेटा।
बच्चों ये क्लास 11 का फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर 1 था ये फिनिश हो गया है। अब क्लास 11 के लिए सेकेंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट अब स्टार्ट करेंगे।